क्या स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अगले कुछ महीने में अराउंड 25% से गिरेंगे? चलिए जानते हैं आज के हमारे गेस्ट से। हाय अरुणिमा और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज के हमारे स्पीकर है मिस्टर समित वार्ताक जो है सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। और बाय द वे ये कंपनी 7,000 करोड़ रुपीस का AUM मैनेज करती है। समित जी 1999 से इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और इन्होंने पिछले 25 सालों में कई बुल और बेयर मार्केट्स देखे हैं। उनका स्किल है हाई पोटेंशियल बिजनेसेस को पहले से ही आइडेंटिफाई करना। तो चलिए उनसे समझते हैं कि 2025 में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर POV से। सो लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच समित जी आपकी कीमती समय के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका इन्वेस्टिंग और मार्केट्स में सफर कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड दैट जर्नी स्टार्ट? मैं 1997 में यूएस में मेरे MBA के लिए गया था और फॉर्चुनेटली क्या था कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिली थी, तो 1997 में आई वेंट टू द यूएस और दैट वाज अ .com बूम टाइम। और क्या था कि काफ़ी सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे दे वर ट्रेडिंग इन द IPO मार्केट्स और IPOs वर डबलिंग समटाइम्स आफ्टर लिस्टिंग। सो एकदम एक्साइटिंग टाइम था, यानी अभी का जो टाइम है, जैसे अभी भी बुल मार्केट चल रहा था, उससे 10 गुना एक्साइटमेंट वहाँ पे उस टाइम थी और दैट गॉट मी इंटरेस्टेड। सो मेरे जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उनको भी वॉल स्ट्रीट में जाना था, तो उनके साथ मैं कभी कभी एक दो बार लीमन ब्रदर्स, सैलमन ब्रदर्स, उनको विजिट करने के लिए चला गया और मुझे वो एक्साइटिंग लगा ओवरऑल। एंड सो मैंने सब क्लासेस अपने सब फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, डेट, ऑप्शंस, फ्यूचर सब लिए। और फिर 1999 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, एट दैट टाइम कुछ साइनिंग बोनस मिला था। सो अभी इतना एक्साइटमेंट था, तो 1999 में जो साइनिंग बोनस था, आई थॉट कि चलो दिस इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। अनफॉर्चुनेटली 1999 वाज द पीक ऑफ द मार्केट और जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया तो मार्केट एक दो महीने के लिए बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था। उसके बाद में पूरा क्रैश हो गया। एंड बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि आपको काफ़ी सारी मार्जिन पे ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है, यू ट्राई टू लेवरेज ऑल्सो, एंड लेवरेज इज अ किलर स्पेशली इन अ डाउन मार्केट। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मेरा जो भी साइनिंग बोनस था वो पूरा पूरा जस्ट वैनिश्ड इन अ मैटर। सो इट वाज वेरी पेनफुल, बिकॉज उसके पहले ऐसे था कि मैंने MBA के लिए भी थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा लोन लिया था। एंड आई कम फ्रॉम स्मॉल फार्मिंग बैकग्राउंड, सो दैट मनी दैट आई लॉस्ट वाज ह्यूज फॉर मी। तो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ उस टाइम कि मैंने फिर उस टाइम सोचा कि वॉट एवर आई लर्न इन माई MBA वॉज वेरी लिटिल, इट वॉजन इनफ। तब मेरी जर्नी एक्चुअली चालू हुई। वो जो भी $15,000 मुझे साइनिंग बोनस मिला था उस टाइम, दैट वॉज द ट्यूशन फॉर मी टू रियली स्टार्ट माई एजुकेशनल जर्नी इन टू द स्टॉक मार्केट। एंड दैट्स वेयर फिर मैंने CFA के लिए एनरोल किया। आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट फिलोसॉफीज। वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी थी, जोएल ग्रीनब्लैट करके मैजिक फार्मूला वाले हैं। सो उस टाइम काफ़ी जो भी मुझे अलग अलग फिलोसॉफीज मिली, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट दैम। एंड बाद में post that educational fees that I paid, then the journey kept on improving. फिर 2007-8 में वापस एक बार 2006 I came back to India. फिर इंडियन मार्केट में I started to learn. तो ऐसे जर्नी शुरू हुई एंड फ्रॉम देयर मल्टीपल अप्स एंड डाउन साइकिल्स थे। 1999 की सबसे बड़ी डाउन साइकिल थी, फिर 2008-9 की बड़ी डाउन साइकिल थी, फिर इंडिया में 2011-12 की एक बड़ी डाउन साइकिल थी, फिर वापस 18-19 की थी, फिर कोविड वाली थी। उसके बाद में भी एक दो डाउन साइकिल्स आए थे। सो यू वेंट थ्रू मल्टीपल डाउन साइकिल्स, बट दैट्स हाउ वो जर्नी शुरू हुई। वाओ, दिस इज सो इंस्पायरिंग। आई हैड नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ दिस, खासकर कि आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आपने अपनी जर्नी शुरू की एंड यू बीन इन द थिक ऑफ एक्शन, स्टार्टिंग विद द लीमन क्राइसिस, राइट? एंड यू आपने मतलब MBA लोन सर पे रख के उसको चुका के आगे बढ़े हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी पावरफुल एज एन एनेक्डोट। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही मोटिवेटिंग है। बट नाउ आई वांट टू नो स्पेसिफिकली अबाउट सेज वन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जहाँ आप अभी काम करते हैं। एंड आप स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग भी करते हैं वहाँ पे, तो उससे जुड़ा आपका क्या इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है?
So मैं 2006 में आई केम बैक टू इंडिया. Got it. सो सेजवन स्टार्टेड इन 2012 और जो दो तीन प्रमोटर्स में इनफॉर्मल एडवाइस कर देवे माय फर्स्ट क्लाइंट उन्होंने सिर्फ छोटा छोटा पैसा दिया था. एक एक करोड़ कैसे आई विद 3-4 करोड़ ऑफ एयूएम आई स्टार्टेड इन 2012. और जो फिलॉसफी थी इट वाज द सेम. मैंने बोला कि व्हाट एवर आई डू फॉर माई सेल्फ आई विल डू फॉर यू. और मेरा ऐसे गोल था कि इन द मार्केट यू जनरली मेक 13-14% रिटर्न्स ओवरऑल एट एन इंडेक्स लेवल. मैंने आप ईटीएफ में डाल दो निफ्टी के ईटीएफ में तो 13-14% रिटर्न बन जाता है. बट आई सेड टू माई सेल्फ कि अगर मैं इतने हाई ग्रोथ कंट्री में हूँ, आई एम डूइंग दिस फुल टाइम, यू नो दैट इज नॉट गुड इनफ. इफ आई एम डूइंग दिस फुल टाइम आई नीड टू एटलीस्ट एड 5-10% हायर growth, you know, or returns than what the market is going. So I always targeted companies जहां पे हाई ग्रोथ हो, बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 10 साल में आप देखोगे जितनी अर्निंग्स ग्रोथ होती है जनरली उतनी ही रिटर्न्स बनती है. थोड़ा ऊपर नीचे होगा बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन डिफरेंशियल. तो कोर ऑफ रिटर्न्स फॉर मी हैज ऑलवेज बीन कि जितनी अर्निंग्स ग्रोथ की कंपनीज आई कुड फाइंड and if I am able to buy that at reasonable value, generally returns उतने बनेंगे. So I always focused on company जहाँ पे at least 20% earnings growth हो, minimum 20% earnings growth हो. और ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं मिलती. So I said कि मैं म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा कि 50, 60, 70 स्टॉक्स में नहीं डालूंगा. I'll only put in 15-20 स्टॉक्स, 15, 16, 17 स्टॉक्स ढूंढूंगा. उसमें मिनिमम 20% अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए और जहां पे वैल्यूएशन मुझे रीजनेबल लगे. दैट्स हाउ यू नो इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर आई स्टार्टेड एंड द जर्नी वेंट ऑन वेल. एंड इन 2012 आई स्टार्टेड राइटिंग न्यूज़लेटर्स कि चलो यू नो जो मेरी सोच है वो मैं एटलीस्ट लेट मी पुट इट ऑन पेपर सो दैट मुझे भी एक क्लैरिटी आए और जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको भी समझ में आए. So then 2012 was a great time to start because market गिरा हुआ. 2020 से लेकर अब तक साइक्लिकल स्टॉक्स हैव बीटन क्वालिटी स्टॉक्स बाय अ ग्रेट मार्जिन. लेकिन Yes. इफ यू लुक एट इट, साइक्लिकल स्टॉक्स का क्या होता है ना, in the long term they cause like a lot of pain to retail investors. So how should we Yes. approach cyclical stocks investing? राइट. नहीं, साइक्लिकल स्टॉक इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज साइक्लिकल स्टॉक में क्या होता है, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमिंग ऑफ योर एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर एंट्री भी थोड़ी लेट की या एग्जिट थोड़ी लेट की, योर रिटर्न्स कैन वैनिश. सो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. सो मैंने वही मेरे न्यूज़लेटर में ये एनालिसिस प्रेजेंट किया था कि फ्रॉम 2020 टू 2024 राइट, सिक्लिकल जो स्टॉक्स है दे हैड गिवन रिटर्न्स ऑफ 40% पर ईयर. And उसी टाइम क्वालिटी स्टॉक्स हैड गिवन अ रिटर्न्स ऑफ 18% पर ईयर. राइट, बट द सेम स्टॉक्स जो सिक्लिकल स्टॉक्स थे वो 2014 से लेके 2020 तक दे वर डाउन टोटली बाय 50%. यानी 6 साल में दे हैड डिलीवर्ड नेगेटिव रिटर्न्स कंटिन्यूअसली 50% डाउन. एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम जो क्वालिटी स्टॉक्स थे वो ऑलमोस्ट डबल हुए थे. सो बहुत सारा गैप था. एंड when you get a cyclical upturn, उस टाइम वो cyclical stocks do that. 2003 से लेके 2008 में भी सिमिलर हुआ था कि cyclical stocks had delivered almost 50% returns per year and quality stocks during that time had delivered half of that returns per year. See, cyclical stocks का याद मैं एग्जांपल देता हूँ, so that क्या इन्वेस्टर्स को भी समझ में आए कि एग्जैक्टली cyclical stocks होते क्या है. राइट, सो cyclical stocks are the ones जहाँ पे जो कंपनी की मार्जिन्स होती है यू नो और जो प्राइसिंग होती है, इट्स नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी बट इट्स ड्रिवन बाय ग्लोबल प्राइसिंग. एंड जो मार्जिन्स होती है बिकॉज ऑफ दैट बिकम्स वेरी वॉलेटाइल. सो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टील की कंपनी है, स्टील जो आयरन ओर लेके स्टील बनाता है जिसके पास माइनिंग भी है, उनके लिए क्या हो जाता है कि स्टील का जो भाव है व्हाट यू सेल एट इट्स ड्रिवन बाय ग्लोबल प्राइसिंग. कभी 70 रुपया किलो होता है, कभी 40 रुपया किलो होता है स्टील. लेकिन उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है इट रिमेन्स द सेम बिकॉज उनके एम्प्लॉय कॉस्ट, पावर कॉस्ट, स्टील का माइनिंग कॉस्ट वगैरह वो सेम रहता है. सो इमेजिन दैट इफ इट्स एट 70 रुपीज अ किलो तो सपोज 30 रुपए का फायदा होता है इफ योर कॉस्ट इज 40 रुपीज, बट एट 40 रुपीज अ किलो यू मेक जीरो प्रॉफिट्स. सो दैट्स द सिक्लिकलिटी. अच्छे अपटर्न साइकिल में यू मेक अ लॉट ऑफ मनी बट देन यू कैन हैव इयर्स व्हेन यू कैन मेक no money. Another example is like जैसे रेलवे वैगन्स है सपोज. ओके, आपको रेलवे वैगन्स बनाने वाली एक खाली कंपनी है तो उस तरह की कंपनी जो होती है उनको गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलते हैं कि रेलवे वैगन्स बनाते हैं. देयर कुड बी इयर्स व्हेन गवर्नमेंट डजंट गिव यू एनी ऑर्डर्स बट एंड सडनली लास्ट 3-4 साल में
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1-1 लाख करोड़ खर्चा करेंगे हम लोग टू बिल्ड रेलवे वैगन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड ये जो कंपनीज हैं वो बहुत अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगी. अभी इमेजिन दैट इन 5 years बाद में गवर्नमेंट ने बोला नहीं अभी बहुत सारा रेलवे वैगन्स बना लिया, अभी हम लोग रुक जाते हैं. So suddenly you'll be making thousands of railway wagons, and then there will be 1 year or 2 years जहाँ पे कुछ orders ही नहीं है. So आपका profit would be thousands of crores, and then suddenly in 2 years it will drop to negative because आपके cost structure इतना बढ़ गया है. So that's the cyclical shock कि आपके हाथ में वो profitably होती नहीं है. Either it depends on commodity prices या फिर it depends on government या कोई ऐसे बड़े orders है जो unpredictable होते हैं. So these are cyclical stocks, and these kind of stocks have done exceedingly well because of government spending, as well as PSUs revival. So ये सब सारे stocks बहुत cyclical होते हैं, and वो timing करना it's not that easy even for a mature, very sophisticated investor who has decades of experience. वो लोग 3-4 बार try करते हैं to get into cyclical stocks. People tried to do that in 2014 when Modi ji came in. They also tried to do it in after 2018-19 crash. बट 2-3 बार फेल हुए, एंड देन फोर्थ टाइम नाउ इट रियली वर्कड. एज अ फंड मैनेजर इफ यू डू इट, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा. इन्वेस्टर्स विल टेक इट आउट बिकॉज यू अंडर परफॉर्म फॉर सो मेनी ईयर्स दैट cyclical stocks will only deliver in a 20-year period, maybe 1-3-4 year period when they deliver everything, and during the remainder of 15-16 years you will have a negative returning portfolio. बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है. So that's what has happened in the last 4 years. गॉट इट. तो सिक्लिकल स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करना है उसका फंडा तो बिल्कुल क्लियर हो गया है. नाउ आपने कई बार हाईलाइट भी किया कि अर्निंग ग्रोथ से ही स्टॉक प्राइसेस ड्राइव होते हैं, बट अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो लेट्स लुक एट लार्ज कैप्स ओनली. बिजनेस हैज कंपाउंडेड ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन व्हेन वी लुक एट सेल्स, लेकिन एट द सेम टाइम पिछले 4 से 5 साल में रिटर्न्स काफ़ी म्यूटेड रहे हैं. वही एट द सेम टाइम देयर आर अदर कंपनीज जहाँ ग्रोथ तो नहीं आई है लेकिन स्टॉक प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसे होता है. इसलिए मैंने हमारे फिलोसॉफी में व्हाट वी लुक फॉर इज कि अर्निंग्स ग्रोथ तो होनी चाहिए जितनी आपको चाहिए, बट द प्राइस एट यू बैट ऑल्सो हैज टू बी रीजनेबल प्राइस. सो क्या हुआ था 2011 से 2020 cyclical stocks and majority commodity stocks had delivered zero returns or negative returns. And during that time, quality stocks, जैसे ये Asian Paints हो, HDFC Bank, really good quality companies, were the only ones who were delivering reasonable growth. So जो बाकी के stocks थे, they were delivering 4-5% growth, earnings growth, but these quality stocks continue to grow, delivering 12-13% kind of a growth. So सारे जो investors थे, they all migrated and concentrated into quality stocks because quality stocks kept on delivering returns and बाकी के stocks were delivering negative returns. And hence fund managers, foreign investors all piled up into quality stocks. And what happened as a result of that was that the valuation just shot through the roof. पहले 2011 में if you see Sensex का multiple if it was 25, quality stocks का multiple भी 25 हुआ करता था. 2019-20 तक quality stocks के multiple बढ़ गए 60, 70, 80 times. And Sensex का multiple was still at 20-25 times. Right? So वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, फिर एंट्री पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन बिकेम टू हाई. उसके बाद में अगर आप अर्निंग्स डिलीवर भी करते रहोगे, वो मल्टीपल जनरली धीरे धीरे एज पीपल देन मूव टू सिक्लिकल स्टॉक्स, कि वो क्वालिटी स्टॉक्स में से पैसा निकाल के सिक्लिकल स्टॉक्स में पैसा डाला, तो क्वालिटी स्टॉक्स के मल्टीपल धीरे धीरे कम होते गए. इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ हैज कंटिन्यूड, बट बिकॉज समवन हु बॉट एट द पीक ऑफ वैल्यूएशन मेड नो रिटर्न. सो वो शॉर्ट टर्म में 3-4 साल में वो फिनोमिनन टिकती है जहाँ पे वैल्यूएशंस देन कम बैक टू नॉर्मल. सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर 5 साल में आपके अर्निंग्स भी डबल हो जाए सपोज, एंड इन दोज 5 years if your multiple goes down by half, so for example जैसे बजाज फाइनेंस का मल्टीपल यूज्ड टू बी 8-9 times प्राइस टू बुक, उसका अगर मल्टीपल 4-4.5 times हो गया तो मल्टीपल आधा हो गया, अर्निंग्स डबल हो गया, योर रिटर्न्स आर जीरो. बिकॉज फॉर योर रिटर्न्स majority return should come from earnings, but sometimes if valuation also re-rates कि ऊपर जाए तो उससे भी रिटर्न बनता है, या फिर वैल्यूएशन अगर कम जाए तो उसमें से रिटर्न्स निकल जाते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंड, दैट क्वालिटी स्टॉक्स के मल्टीपल्स kept on coming down even if earnings kept on coming, and hence returns were zero because उस टाइम इन्वेस्टर्स को काफी सारे अदर ऑप्शंस भी मिल गए. PSU स्टॉक्स में चले गए लोग,
पीपल केम इनटू कमोडिटी स्टॉक्स, पीपल केम इनटू रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जो वो 2011 से 20 में नहीं मिली थी, इसलिए दे गॉट आउट ऑफ द ओवर एलोकेटेड जो क्वालिटी स्टॉक्स है, एंड वहां से रिटर्न्स कुछ नहीं मिला। गॉट इट। लगता है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट जस्ट अर्निंग्स ग्रोथ, खासकर जैसे वैल्यूएशन री रेटिंग जैसे आपने अभी बात किया। नाउ आई रिमेंबर समित, एक रीसेंट इंटरव्यू में भी आपने हाईलाइट किया था कि डिस्पाइट द रियल एस्टेट बूम, रियल एस्टेट इन्वेंट्री अभी काफ़ी लो है, एंड ये बूम मतलब 2 से 3 साल और भी चल सकता है। तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं आपके हिसाब से जो ये साइकिल में एक प्रॉक्सी प्ले से बेनिफिट हो पाएंगी? राइट, सी रियल एस्टेट में क्या होता है कि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, राइट। सो आपके प्रोजेक्ट्स कौन से लोकेशन में है, अभी का रियल एस्टेट साइकिल जो है ना, इट इज डूइंग वेल ऑन द लग्जरी सेगमेंट, जहाँ पे हाई टिकट आइटम्स है, यू नो, सो समथिंग विच इज सेलिंग एट से 30-40 करोड़ इन बॉम्बे, दोज आर सेलिंग मच मोर देन द लो ticket items. So there is no mass real estate boom which is happening across India. It's happening in pockets. जहाँ पे, I mean, even normal real estate prices are also going up, but the big boom is happening in the high ticket items. Hence, generally क्या होता है, अगर पूरा का पूरा mass real estate if it's doing well, then proxy is a good way to play. So you can play it through, say, Kajaria और Sera जैसे tiles plays, या फिर you can play it through paints. But इस time that's not how mass real estate hasn't been doing well. So इसलिए it's better to play it through प्लेयर्स, यूनिक प्लेयर, जहाँ पे आपको पता है उनके लोकेशंस, प्रोजेक्ट्स के लोकेशंस क्या है, वहाँ पे वही जो मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जहाँ पे आई हैड शोन कि इन द करंट जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, जनरली एट द पीक वो अनसोल्ड इन्वेंट्री वाज एट ऑलमोस्ट 50 to 51 weeks, which had dropped down to almost 1/3 of that number of weeks. So that is what sort of gives you कि आपका जो सप्लाई आ रहा है, इट इज जनरली लैगिंग जो डिमांड है। सो बुकिंग ज्यादा हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है। और क्या हो रहा है कि आफ्टर रेरा केम इन, द अप्रूवल टाइम्स हैव स्ट्रेच्ड, स्मॉलर बिल्डर्स कैन नॉट अफोर्ड रेरा, बिकॉज आपको पैसा एस्क्रो में रखना पड़ता है, यू कैन, द मनी कैन नॉट बी मूव इनटू सम अदर प्रोजेक्ट टू लॉन्च अनदर। सो because the money is stuck in that project, it is not easy to launch newer and newer projects until you completely complete the project. Hence the number of builders have dropped. उसकी वजह से काफी सारा सप्लाई स्लो हो गया है। अदरवाइज एनीवन कुड स्टार्ट अ बिल्डर बिजनेस एंड स्टार्ट लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स, वो अभी कम हो रहा है, जो 5-6 साल पहले दैट वाज द केस। एंड हेंस द सप्लाई एंड कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैव गॉन अप। इसलिए मुझे लगता है कि because inventory and supply is low, real estate cycle जैसे previous real estate cycle था, it started in say 2003-4 and it lasted in 2012, so almost 7-8 साल का cycle था। This cycle has started in 2022, so we are just 2 or 3 years into the cycle. It may last for 6 years, it may last for 10 years, we don't know, but generally this is how it lasts. But it is important today to pick real estate plays, and I would say look for luxury real estate plays, because that's a segment जहाँ पे customers के पास बहुत पैसा है, they are spending, they are buying real estate, and that's the way to make money in real estate, rather than trying to play it through proxies, which is also good sometimes but not this time. Got it. तो बेसिकली ये जो बूम हो रही है सिर्फ हाई टिकट आइटम्स में हो रही है, मास मार्केट में नहीं हो रहा है। एंड वन अप्रोच कुड बी लुकिंग एट की प्रोजेक्ट लोकेशन क्या है इन प्लेयर्स की, लाइक टाइल्स और पेंट रिलेटेड कंपनीज, बट दैट्स नॉट इन दिस केस, मे बी नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, राइट? एंड आई रियली लाइक दैट पॉइंट अबाउट द स्टिकीनेस ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसलिए आई गेस द सप्लाई ऑफ द बिल्डर्स इज ऑल्सो फॉलोइंग इन प्रोजेक्ट्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। जब हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, इवन if you look at 2008 का जो मेल्टडाउन हुआ या फिर 2018 में जो मेल्टडाउन हुआ, द स्मॉल कैप इंडेक्स फेल बाय सम 50%, राइट? जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन है। बट आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्रॉडाउन्स जिसका टॉलरेंस रिटेल इन्वेस्टर्स को होना चाहिए? राइट, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज क्या होता है कि लोग सिर्फ अभी जब बुल मार्केट होता है तो दे लुक एट द रिटर्न्स ऑफ द स्मॉल कैप, व्हिच ऑलवेज लुक्स गुड इन अ बुल मार्केट, राइट? बट वन हैज टू लुक एट कि ओवरऑल एवरेज क्या हुआ है।
So as you said, if you invest in the small cap index at the peak of the market, then small cap index actually have delivered lesser returns than the large cap index. So as you said, 2008 में 8 के peak में if you had invested उस time, तो returns have been just 7-8% per year in the small cap index, whereas Nifty has delivered 10-11% returns, right? But at the same time, if you look at the last 4 years, then small cap index would have delivered returns of 30-35%, per year, whereas Nifty would have delivered 15-18% kind of returns. हिस्टोरिकली यानी मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे देखा है कि हर एक पीक के बाद जनरली देयर इज अ क्रैश. सो 2008-9 में क्रैश हुआ, वापस 3 साल में 2011 में और एक क्रैश हुआ. आफ्टर दैट देयर वाज स्मॉल करेक्शन इन 2016 में वो डिमॉन के टाइम पे, एंड देन 2018-9 में बहुत बड़ा क्रैश हुआ. And then again 2000 and COVID तो छोड़ दो, it was a one-off event. So COVID also it fell down. But then after the bounce back from COVID, 2021, which was again 3 years after 2018, 2021 end में वापस the small caps had corrected by 20-25%, and after 21 now again 3 years 24, there is another sort of correction which has happened. The average correction of the small cap index over these 15-16 years has been almost 40%. So 40% is an average correction. Sometimes it's less, sometimes it's more. So small cap index in 2019 had fallen by 75%, right? Small cap index during COVID times had fallen by 45%, right? Small cap index from the peak of 2018 to COVID had fallen by 65%. Right? So बुल मार्केट में ये सब लोग भूल जाते हैं. It is very very difficult to invest in the small cap index, because small cap में क्या होता है कि large cap में there are only 100 companies, mid cap में भी there are only 150 companies, but in the small cap there are thousands of companies. So it's all about which companies you pick. So if you invest in all the small cap companies, the returns are not good. It is as good as the Nifty index returns over the long term, and again they are much more volatile. In a good market they deliver outperformance, in a bad market they underperform big time. So small cap investing is all about your stock selection and your understanding on those businesses, where कि ये business के risks क्या है, whether it's a cyclical business, whether it's a long term consistent business, उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग अगर हो, एंड इफ यू आर एबल टू पिक द राइट स्टॉक्स जहां पे वो अर्निंग्स ग्रोथ प्ले आउट हो, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन से 10 स्मॉल कैप कंपनीज, यू विल जनरली गो रॉन्ग इन 4-5, राइट? सो एंड देन वहां पे अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स बने, देन ओवरऑल यू विल प्रॉब्ली मेक लेस रिटर्न्स देन जस्ट इन्वेस्टिंग इन निफ्टी. So it's very important that when you go in, you should be ready for such falls. And hence, when everyone is excited, generally that's the peak of the bull market. At that time, you should be very, very careful, because from that point, generally such 35-40% fall may happen. So you should be ready for that. One good thing which has happened over the last 4 years is that the balance sheet and cash flow of small cap companies have improved significantly. Historically, if you see the debt to equity, which is a indication of कि आप कितना leverage रखते हो, debt to equity used to be 0.6, 0.7 for a small cap company on an average. Today, that's gone down to almost 0.1 times. Hugely, almost, because everyone has sort of paid off debt, and more importantly, कि सबके operating cash flows have gone above their net profit. Generally, previously वो P&L में profit book करते थे, लेकिन cash collection नहीं होता था. So which has changed, so the balance sheets have improved a lot, and return on equity of small cap used to be 12-13%, which has gone up to almost 16%. सो काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं. इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो 30-40% वाले करेक्शंस होने का चांस बहुत कम है, मेनली बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, एंड विच वाज रियली डिफिकल्ट ड्यूरिंग 2018-19. देखोगे आप तो बैलेंस शीट्स वी आर रियली स्ट्रेच्ड.
दे वर वेरी ओवर लेवरेज. 2008 में भी वही हुआ था, and that is not the case, and hence I expect कि अभी still you should be ready for 20-25% kind of a fall. गॉट इट. सो आप कह रहे हैं, आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग कि आपने मेंशन किया कि पीक के बाद वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड अबाउट अ फॉल. एंड करंट मार्केट सिनेरियो को देखेंगे, इफ वी हैव टू एनालाइज इट, वी वुड प्रॉब्ली हैव टू जूम आउट, क्योंकि अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की लॉन्ग टर्म मीडियम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखते हैं तो द कैगर इज अराउंड 18 to 20%. लेकिन 2020 से अब तक द स्मॉल कैप इंडेक्स हैज़ अ कैगर ऑफ अराउंड 38%. तो आपने अभी कहा कि आफ्टर दिस वी कैन एक्सपेक्ट मे बी अ 20-25% ड्रॉप, बट मतलब व्हाट डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड कि कैसे पैन आउट होगा? Right. So see, जैसे मैंने बताया कि almost every 3 years there is a peak in the small cap index. Right. So 2018 था, फिर 2021 के एंड में था, और अभी भी 2024 के एंड में है, 3 साल के बाद. If I assume कि 20-25% kind of a fall will happen, अभी पीक से almost 15% तो करेक्शन हो चुका है स्मॉल कैप में. Right. So almost 2/3 of the correction according to me has happened. Right. And probably or 5 to 10% correction may happen. बट क्या होता है कि लॉट ऑफ टाइम्स दीज आर द करेक्शंस एट द इंडेक्स लेवल. स्मॉल कैप में यू कैन नॉट बाय एन इंडेक्स. इंडेक्स का ऐसा ऑप्शन बाय करने का है नहीं, जैसे निफ्टी 50 यू कैन बाय थ्रू निफ्टी बीज. स्मॉल कैप में ऑप्शन है नहीं. सो देन यू आर बाइंग स्टॉक्स. सो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन द इंडेक्स फॉल्स बाय 10-15%, lot of stocks fall by 20-30%. And so unfortunately, if you happen to have some of those stocks, you could have much higher fall than what the index is having. Because index के पास 800 stocks है. BSE small cap index, if you see, there are 800 to 900 stocks, right? Whereas you may have 15-20 stocks, and depending on how your stocks fall, you may be falling much more than the index. So that's the risk of the index. So hence, in a bull market, when the valuations are high, one has to be extremely careful कि whichever stocks you pick, they have to be highly predictable. जहाँ पे even if economy hits a really rough patch, your companies have to be resilient. यानी वो they should be able to ride through the tough environment. उस तरह की कंपनीज चाहिए. एंड मेन थिंग इज अर्निंग्स ग्रोथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी खराब एनवायरनमेंट आए, एटलीस्ट जो 15-20% का तो अर्निंग्स ग्रोथ होना ही चाहिए. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स, then you should at least target 5 to 10% higher earnings growth than the market. Market grows at 13%, on an average, but you should target at least 18 to maybe 25% kind of earnings growth. Otherwise, just because companies have fallen, क्या होता है कि in a bull market, people have been waiting to buy, because the prices keep on going up. And what happens is whenever there is a fall, फर्स्ट फॉल क्या होता है कि 15-20% से स्टॉक्स फॉल होना चालू करते हैं. एट दैट टाइम लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स गेट एक्साइटेड कि अरे यार 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, एंड देन पीपल जंप इन टू बाय दोज स्टॉक्स. बट इन रियलिटी most of the time this downfall lasts for 6 to 12 months at least, right? So then it may give you small pop-ups and then again it will fall. You keep on, so grinding fall काफी टाइम 6 से 12 महीना टिकता है. Currently we are probably 3 to 4 months into the fall. There could be few more months of fall. So you should be very careful and patient. Just because stocks have fallen by 15, 20, 30%, you should not just jump in, because उनका valuation already double, triple है compared to where it should be. So just because it has fallen by 20-30%, it may not be good enough. So that is the thing that one has to be very careful. That if you are investing in a small cap, either you need to be, giving yourself many years of learning. उसके बाद में take that risk. In the meantime, have a combination of large caps or small caps. And as you gain the expertise, and as you understand the businesses, risks of the businesses, and once you go through couple of big down cycles, post that you can take little higher risk, because this time you're sort of prepared. Don't go into the small cap unprepared. It's a very, very, there are a lot of mines which can blow up. I guess down cycles retail investors के लिए तो best teachers बन जाते हैं. It's interesting that you mentioned about the market correction, क्योंकि in fact small caps and mid caps काफ़ी correct हुए हैं हाल ही में. In fact the index went down by around 11%, all time high से. And index में भी मतलब breakdown देखने को मिला है. तो to counter this, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड कि
You had mentioned that we have to be patient and look at combination of large cap and mid cap stocks initially, and then get into small caps. So dive in नहीं करना है. But what if I am already invested in small caps, right? And ये correction देखने को मिला है. You'd mentioned 18 to 25% earnings growth को target करना. But what else can I do? Right. So see, कुछ basic safety factors I will tell you. जहाँ से if you at least have those in the small caps, then there are higher probability कि आप एक खराब कंपनी में या एक्सीडेंट वाली कंपनीज में नहीं जाए, राइट. सो वन इज रिटर्न ऑन इक्विटी हैज टू बी हाई. यानी मैं तो देखता हूँ मिनिमम 20% रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए वो कंपनी में. ओके. सेकंड थिंग इज लुक एट देयर ऑपरेटिंग मार्जिन का वॉलिटिलिटी. यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, सपोज मार्जिन इज एट ऑन एन एवरेज से 15%, राइट. देन द वॉलिटिलिटी मीनिंग दैट उसका जो वेरियंस है, maybe it can go down to 10%, it can go up to 20%, but range वो कम होना चाहिए. Many a times, like the more cyclical the stock is, lot of small cap are cyclical. कभी margin होता है 8%, कभी होता है 30%. There is a huge variation. So that means it's highly unpredictable. Not even the promoters know exactly क्या margin होगा. So high ROE, low volatility in operating margin. Third is cash flow. Look at cash flows. कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, उसमें वट एवर प्रॉफिट्स दे आर बुकिंग, आर दे कलेक्टिंग द मनी और नॉट, और इज इट गेटिंग स्टक इन रिसीवेबल्स. लॉट ऑफ टाइम्स पीएनएल मैनिपुलेशन हो जाता है इन अ बुल मार्केट, बट देन पीपल स्टॉप लुकिंग एट द कैश फ्लो बिकॉज पीपल ओनली लुक एट द अर्निंग्स ग्रोथ. बट अर्निंग्स ग्रोथ हैज टू बी सपोर्टेड बाय इम्प्रूविंग कैश फ्लो. Those three things are very important. Also, if they are making high return on equity and return on capital, generally उनका debt लेने की जरूरत होती नहीं है. So your debt to equity also should be in a reasonable range. Only look for company जहाँ पे debt to equity is not more than 0.5. In exceptional cases maybe चलो 1 times debt to equity, but look at debt to equity of less than 0.5. And ये अगर 4 factors if you take care of, and on the softer side, try to look at the promoter background. Promoter is extremely important in the small cap space because he is running the company. He doesn't really have a professional setup, yet. So what his background is, what his intentions are highly important, because sometimes small caps, they revive in a bull market. Promoter is there so that he probably manipulates the profitability. He raises money during the bull market, and then he doesn't care what happens to the company and the stock later on. So if there are say 2000 companies in the small cap space, you should know which are those 60-70% of the stocks जहाँ से आपको दूर रहना चाहिए. So what not to invest, first you need to be very clear कि इसमें मुझे हाथ ही नहीं लगाना है. फिर 2000 में से maybe you will be left with maybe 300 companies, and from that then you try to pick companies which you like, where you understand the business, predictability is high, you like the promoter, and जो मैंने factors बताए, उसके basis पे reasonable valuation भी होना चाहिए. In a bull market, valuations sometimes you keep on comparing with other companies. वो relative valuation में मत जाइए. I would say look at absolute valuation for the company कि last 10 year का आपका average valuation के comparison में where is their today's valuation. If that is near last 10 year average or below, great, then you are comfortable. But ये hygiene factor of if you can keep, you will at least avoid big failures. And if you can avoid big failures, generally your portfolio will keep up and down, but you will not hit sort of a long-term loss in capital. Got it. तो बेसिकली ये कुछ सेफ्टी मिथ्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, विच आर ऑफ कोर्स फर्स्ट तो इज 18 to 25% अर्निंग्स ग्रोथ को टारगेट करिए, ROE टू बी मिनिमम 20%, लो ऑपरेटिंग मार्जिन वॉलिटिलिटी, कैश फ्लोज पे ध्यान रखना ताकि PNL मैनिपुलेशन ना हो पाए, एंड लुकिंग एट अ डेट टू इक्विटी ऑफ नॉट मोर देन 0.5, ऑफ कोर्स लुकिंग एट प्रोमोटर बैकग्राउंड. तो ये कुछ मतलब हाइजीन चेक्स है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में क्या होता है ना, बुल मार्केट में तो सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन इफ आई एम अ न्यू इन्वेस्टर हु वांट्स टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ दिस सेगमेंट, तो हाउ कैन आई लुक एट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग? वो
इन्वेस्टिंग टेक्निक में कैसे यूज कर सकती हूँ, खासकर जब स्टॉक्स इतने वॉलेटाइल होते हैं? So, see, Arunima, in the small cap space, as I said, there is more cyclicality or there is more volatility. The ups and downs are going to be much more, right? So it's important that first you look at the 3 year, 3.5 year kind of a cycle, right? So, for example, we could call September probably was the peak of the small cap index in this cycle, right? And we have crossed about 3 to 4 months, right? So again, one is once we know when it peaked, after that, 6 to 9 months is, or 6 to 12 months is the correction period. I would say if you want to, don't, like, investor advice, don't catch a falling knife. Right? अच्छा. So just because it has fallen by 10-15%, don't try to catch the falling knife. Maybe, and I'm saying this as a retail investor who do not understand the company specifically. You are invested probably in a mutual fund, small cap mutual fund. Right? So let 20-25%, at least 20% correction happen. And then, so you can, you should never really stop complete SIP kind of a flow. But still, you can always time a little bit where once the fall goes beyond 20%, then you can accelerate, sort of your SIP. You should then at that point, still you don't try to completely invest. If you have excess money, don't just buy at once. Give it that 3 to 4 months of time, because 20% correction may happen in 2 months, 3 months, 4 months. Once that 20% is crossed, after that maybe evaluate ki what are the possibilities of further fall. But unfortunately, kya hoga ki in a down cycle, everything that you hear will be always negative. And the worst thing too is to get really fearful and run away from the market. People do generally ऐसे ही होता है कि in a bull market everything you hear is so positive that you want to gather all the money that you have and put all into the market. In the really bad phase, you hear all negative news around you and you want to gather all the money from the market and run away from the market. Actually it should be exact opposite of that. After the fall goes beyond 20%, people get more and more scared. There could be panic. Sometimes you'll have markets which in a day will fall 2, 3, 4%. Right? So such falls are extremely stressful. Right? But those are the times when you should, if there is such a sharp fall, at that time, do the average sort of buying, and dollar cost averaging is something that you should keep on doing at that point rather than running away. It's very difficult to come into the market at that point. But as you experience the cycles, that whatever, it's like in a 3 year you have one big discount, mela, और उसमें 20, 30, 35%, 40% discount में माल मिल रहा है. That's when you should buy as much as possible. And then in the next 3-4 years, you'll bear the fruits of that fall. Main thing, temperament को रखना strong is very important. Small cap investing needs a lot of temperament, patience, and when things are really looking bad, when you feel really आपके stomach में ऐसे you feel really some fear, gut में you can feel that, that's the time to really be confident and come into the market, and that's what one investor should do. गॉड, ये तो बिल्कुल एक खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड लग रहा है विद, एंड आई लव हाउ यू रिलेटेड इट टू सम Amazon Flipkart sale type of event. तो I wanted to understand Samit कि as of today, given the market correction, आपको क्या लगता है कि वो कौन से sectors हैं जो आपको अभी attractive लग रहे हैं small cap mid cap space में? The sectors in which I'm finding earnings growth, one is luxury real estate, उसमें अच्छा earnings growth है. One is healthcare में, especially जो CDMO types के players है, contract development and manufacturing टाइप के जो प्लेयर्स है, विच इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, बट उनका काफ़ी निश होता है, दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड. उस तरह के प्लेयर्स है. सम NBFCs जैसे गोल्ड फाइनेंस NBFCs है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस NBFCs है. एंड बिल्डिंग मटीरियल जो ओवरऑल गवर्नमेंट कैपेक्स कर रहा है, उसमें आपको
अगर बहुत ज़्यादा नीश बिल्डिंग मटेरियल्स हो जैसे इलेक्ट्रिकल केबल्स हो या फैब्रिकेशन पाइप्स हो, उस तरह के सेक्टर्स इज वेयर आई एम फाइंडिंग good earnings growth today and reasonable value. Nothing is cheap even now after this fall. But not really in the mid and small cap. Most of the stocks there have no valuation comfort. On the healthcare side, again, हम लोगों को वो CDMO space we like. Mainly because उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी लगती है. It's not a generic manufacturing pharma player. CDMO plays work with the innovator, यानी जो जैसी इलाई लिली वाली कंपनी जैसी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उनके साथ वाइल डेवलपमेंट ऑफ दैट मॉलिक्यूल और जो उनका मेडिसिन होता है, दे वर्क विद देम एंड देन दे हेल्प देम इन figuring out what is the most efficient way of manufacturing it, and then once it commercializes they do get a big portion of that order. So इसलिए you need capabilities plus capacity. Now there are talks that some of the world is too much dependent on China, और China almost India के 10x market है, what they supply, right? So world wants to reduce their dependence on China. इसलिए there are customers who want to diversify their supply chain and hence they want to look at other markets, and India is the only market जो चाइना को थोड़ा तो replace कर सकता है. And hence, in these very critical areas, जैसे CDMO, they are looking for players who have the capabilities as well as the capacity. So there are few players who have put up the capacity. इसमें जो larger players हैं, जैसे DVs हैं, there are smaller players like say Newland Lab है. So depending on what an investor understands, you can study that company, and if you understand the risks of the business, then these are, I think this is a segment जहाँ पे बहुत लंबा ड्यूरेशन है फॉर ग्रोथ एज वेल एज बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑफ द मार्केट साइज विच दे कैन केटर. इमेजिन दैट इफ चाइना इज 10x, उधर का 10% भी हमारे यहाँ पे मार्केट शेयर गेन हुआ, आवर मार्केट विल डबल. दैट्स द काइंड ऑफ potential which is possible. There are many options available in the mid cap, large cap, small cap space in this segment. Depending on your understanding of the business, you can take a bet on what you like. Got it. And what about ये तीन sectors, renewable energy, clean tech and fintech? इनमें कोई emerging small cap opportunities आपको दिख रही है? Yeah. So we do not really have any position in this segment, mainly because I think all of these three are into frothy territory. यहाँ पे बहुत ज़्यादा excitement है, and lot of, especially in the renewable, they have become export oriented. वहाँ पे what Trump will do, and there are a lot of barriers against China. If US China become friendly, they remove the barriers or duties that they're putting on Chinese companies. Indian companies cannot compete in the export market with them. We are only able to compete because there are huge tariffs on China currently to export, say, solar module into US or export the entire solar panel into the US, and hence Indian companies have that advantage कि India के against कम है duties, so they are able to gain market share. But if things reverse, it can completely go down. And one has to remember these are extremely commoditized businesses जहाँ पे डिमांड हो सकता है, बट इतने सारे नए नए प्लेयर्स आ सकते हैं दैट इन द एंड नो कंपनी विल मेक एनी रियली गुड प्रॉफिट्स. एंड देन समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्मॉल कैप स्पेस, वन हैज टू नॉट ओनली लुक एट द डिमांड कि बहुत डिमांड है तो डजंट मीन दैट ऑल द कंपनीज इन दैट इज गोइंग टू डू वेल. वन हैज टू ऑल्सो लुक एट what are the barriers to entry, how easy is it for a new company to set up such a business. If it's easy, तो फिर एक के बदले 10 और कंपनीज आ जाएंगी and supply will go up. So if supply goes up more than the demand, then as an investment you will not do anything great. So that is very important to evaluate, and hence that's what we feel that it's in the short run it looks good, but there are a lot of risks in this segment. Got it. Thank you once again, Samit. ये बहुत helpful session था, and I'm sure हमारे viewers के लिए भी काफ़ी insightful था. Thanks once again for your time. Absolutely my pleasure. Thank you so much for inviting me. आज हमने कई सारी चीज़ें सीखी.
समित जी ने अपना स्मॉल कैप और मिड कैप इन्वेस्टिंग स्टाइल का प्लेबुक हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्पेस में वो कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। वर्ड ऑफ कॉशन दो, नए इन्वेस्टर्स को मार्केट वॉलेटिलिटी पे ध्यान देनी चाहिए और ये वो काउंटर कर सकते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एंड रिस्क टॉलरेंस पे ध्यान देते हुए। समित जी का स्टॉक सिलेक्शन का फंडा क्या है? अर्निंग्स ग्रोथ एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे ध्यान देना। बिसाइड्स दैट हमने सीखा कि क्वालिटी स्टॉक्स एंड साइक्लिकल स्टॉक्स में कैसे बैलेंस बना सकते हैं। फिर हमने रियल एस्टेट बूम को भी डिकोड किया, ये भी समझा कि वो कौन से प्रॉक्सी प्लेस है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। बट बाय द वे, इस वीडियो में मेंशन कोई भी स्टॉक्स, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.